हाँ, तो अपने ये चैप्टर है इंडस्ट्रीज, इसको देखो। उद्योग, कृषि को अपन ने पढ़ा था, तो कृषि किस में आती है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। कृषि जो है प्राथमिक व्यवसाय का भाग है, जबकि उद्योग जो है वो किसका है? द्वितीयक व्यवसाय का भाग है। ये आता है द्वितीयक व्यवसाय में। अभी अपन इसमें तीसरा और पढ़ते हैं, अगर अपने चैप्टर में शायद हटा दिया उसको। यहाँ पे अपन लिखे परिवहन, तो परिवहन किस में आएगा? तृतीयक व्यवसाय में। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर है। तो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, उद्योग, क्योंकि अपने देश में प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल में ये एकमात्र एक उद्योग ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ था, सर्वाधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में सहायक होता है ये। प्राचीन काल में हम अपने भारत में कुटीर उद्योग ज्यादा संचालित होते थे। अब इसमें उद्योग की परिभाषा क्या होती है? उद्योग अपन किसे कहते हैं? वह स्थान जहां पर कच्चे माल से वस्तुओं या प्रोडक्ट या अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, यानी वह स्थान जहां पर कच्चे माल का उपयोग करके नई वस्तुएं या मानव उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो वो कहलाता है उद्योग। अब ये एक अपन क्षेत्र मानते हैं, ये तो है उद्योग। ये यहाँ से कच्चा माल लेता है और यहाँ से उसी माल के कुछ नए प्रोडक्ट, नई वस्तुएं, जो मानव उपयोगी वस्तुएं होती है उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो क्षेत्र है इसको अपन बोलते हैं उद्योग। अब इस उद्योग में क्या होता है? कई व्यक्ति कार्य करते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिलता है, तो इसी के आधार पर जुड़ा हुआ है उद्योग। भारत में औद्योगिक विकास की जो शुरुआत है वो देश के आजाद होने के बाद में प्रारंभ हुई। यानी अपन बात करें 1951 में औद्योगिक नीति अपनाया गया देश आजाद होने के बाद में। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस उद्योग को ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि उस समय अपने देश की अर्थव्यवस्था है वो काफी छिन्न भिन्न थी, यानी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में थी, क्योंकि अंग्रेज हमारी अर्थव्यवस्था को इतने ज्यादा शोषण कर चुके थे कि देश में इनकम का जो सोर्स था वो सब कुछ बंद हो चुका था। यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ था इस दौरान। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी थी? उनको अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए उद्योगों की आवश्यकता थी। तो भारत में औद्योगिक नीति को अपनाया गया देश आजाद होने के बाद, और यहीं से भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ भी होता है कि इससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे उद्योग स्थापित हो चुके थे। तो अपन देखते हैं शुरू से। भारत में कुटीर उद्योग का विकास अति प्राचीन काल से ही हो गया था, जिसके साक्ष्य हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिलते हैं उससे ये पता लगता है कि हमारे यहाँ पे प्राचीन काल में ही क्या हो चुका था? औद्योगिक विकास प्रारंभ हो चुका था, औद्योगिक विकास की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे कि अपन देखें उस काल में भारत में सूती कपड़े, कांसे के बर्तन, वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। तो ये भी क्या है? एक उद्योग ही है, औद्योगिक क्षेत्र। क्योंकि अगर छोटे स्तर पर करते हैं इसका सूती वस्त्र उद्योग, जैसे अपन बात करें प्रार, प्रारंभिक समय में ये जो उद्योग है कपड़े बनाने का, सूत काटने का उद्योग, ये कुटीर उद्योग के रूप में प्रत्येक परिवार के सदस्य करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? यही उद्योग बड़े वृहत उद्योगों में परिवर्तित हो गए। 18वीं शताब्दी तक भारत जलयान निर्माण में अग्रणी था। कब तक? 18वीं शताब्दी, 1799 और ये 1800, यहाँ तक हमारा जो भारत था वो जलयान निर्माण में अग्रणी था संपूर्ण विश्व की अगर बात करें तो। यहाँ उत्तम प्रकार के वस्त्र, आभूषण, धातु के बर्तन, सजावट और वैभव सामग्री के बदले में संसार के अधिकांश देशों का सोना हमारे देश की तरफ क्या आता था? क्योंकि हम भारत में क्या करते थे? अच्छे प्रकार के वस्त्र बनाते थे, आभूषण तैयार करते थे, धातुओं के बर्तन, सजावटी सामान और वैभवशाली सामग्री के बदले जब अपन विदेशों को भेजते थे उसके बदले अपने को क्या मिलता था? सोना मिलता था। सोना हमारे देश की तरफ खींचा चलाता था। हम वस्तुएं भेजते और उसके बदले वो देश अपने को सोना देने का काम करते थे। तभी तो अपना भारत क्या बना था? सोने की चिड़िया। तभी इस भारत को नाम दिया गया सोने की चिड़िया। यानी भारत क्या करता है? यहाँ पर वस्तुएं निर्मित करता है और विदेशों को बेचता है और उसके बदले में भारत को सोना प्राप्त होता है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। किंतु जैसे ही अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों की शोषणपूर्ण नीति और औद्योगिक क्रांति के विकास के कारण भारतीय हस्तकलाओं को क्या कर दिया गया? हस्तकला, हाथ से जो कार्य करते थे उस कला को क्या कर दिया? इन अंग्रेजों ने चौपट कर दिया। भारतीय जो मजदूर थे या भारतीय जो लोग थे उनके काम नहीं करे, इसके लिए उनके अंगूठे कटवा दिए गए, क्योंकि हाथों से वो जो कार्य करते थे। तो ये सारे कार्य हस्तकला जो था कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। भारत कच्चा माल भेजने की मंडी और तैयार माल बेचने का बाजार बन गया। इस शब्द को बड़े ध्यान से समझना है कि भारत क्या बन गया? कच्चा माल भेजने की
भारत से कच्चा माल, क्योंकि भारत में उत्पादन ज्यादा होता था, तो यहाँ से कच्चे माल को उठाया और अपने उद्योगों में डाला, और अपने उद्योगों से तैयार माल को वापस इसी बाजार में ला करके बेच देते थे। तो ये भारत जो क्या बन गया, कच्चे माल भेजने की मंडी तैयार हो गया, और तैयार जो माल था उसको, उसके लिए बाजार भी यहाँ पर उपलब्ध हो गया। यानी केवल अपने को क्या करना है, कच्चा माल उत्पादित करना है, सस्ते दामों पर बेचना है, और वापस ऊंचे दामों पर उनसे तैयार माल को खरीदना पड़ता था। तो ये स्थिति अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न कर दी गई। इस काल में दो प्रकार के उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिला। किस काल में? ब्रिटिश काल में। भारतीय बाजार की मांग कौन करता था? भारतीय जो बाजार की जो डिमांड होती है उसकी पूर्ति ब्रिटेन के उद्योगपति पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप अपनी जनसंख्या जो थी उसकी जो डिमांड थी उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे थे अंग्रेजों के औद्योगिक क्षेत्र। अंग्रेजों ने जो उद्योग चला रखे थे, या ब्रिटेन के उद्योगपति जो थे उनके द्वारा भारतीयों की मांग पूरी नहीं हो रही थी। क्योंकि पहले क्या होता था, हर क्षेत्र में कुटीर उद्योग के रूप में अपन इस व्यवसाय को अपनाते थे, इसलिए सबकी पूर्ति हो जाती थी। लेकिन अब वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज उद्योग जैसे उद्योग जिनका कच्चा माल ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था, अब बहुत सारे ऐसे उद्योग भी होते हैं जो कई टन में कच्चा माल होता है, और उससे जब अपन तैयार माल करते हैं तो बहुत कम मात्रा में निकलता है। जैसे अपन बात करें गन्ना, अब गन्ना तो क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन उससे जब जूस निकालते हैं और उसकी चीनी बनाते हैं तो वो कम मात्रा में बनती है। तो ऐसे वैसे उद्योग जिनका कच्चा माल ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था, लेकिन उसको लाने ले जाने का खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको हम बेच नहीं पाते थे। तो चीनी हो गई, जूट हो गया। जूट से क्या बनाए जाते थे? जो मोटे वाले जो कपड़े बनते हैं वो जूट। तो इस प्रकार का जो माल है इसका कच्चा माल काफी भारी होता है। तो ये इनके लिए उनको यहीं पर उद्योग स्थापित करने का प्लान किया उन्होंने। और इससे संबंधित क्या किया उन्होंने? लोह इस्पात उद्योग में 1779 तमिलनाडु के अकाट जिले में उनके द्वारा एक उद्योग स्थापित किया गया, लेकिन वो उद्योग क्या रहा, उसका जो प्रयास था वो असफल रहा, यानी वो सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में दूसरा प्रयास 1872 कुल्टी में, बर्नपुर में सफल प्रयास रहा, जो आज भी कार्यरत है। तो पहला औद्योगिक क्षेत्र में जो पहली इंडस्ट्रीज है वो कहाँ स्थापित की गई थी, इसको अंडरलाइन कर लेना, कुल्टी बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। कुल्टी बर्नपुर का एक छोटा सा क्षेत्र है कुल्टी। अब जबकि दोनों स्तर पर अलग अलग नाम भी आते हैं, तो 1872 में कुल्टी बर्नपुर में पहला सफल प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने उद्योग स्थापित किया। फिर उसके बाद में अगर बात करें, एल्यूमिनियम उद्योग 1837 में, जेके नगर, पश्चिम बंगाल। ये 1837 में क्या लगाया गया था? एल्यूमिनियम उद्योग, जेके नगर, पश्चिम बंगाल में लगाया गया। 1904 में सीमेंट का पहला असफल प्रयास। अब इस असफल प्रयास का मतलब क्या होता है कि वो सफल नहीं हो सका, वो जो प्रयास उनके द्वारा सीमेंट बनाने का कारखाना जो खोला गया था वो सफल नहीं हुआ। और ये पहला असफल प्रयास कहाँ हुआ? चेन्नई में। रासायनिक उर्वरक उद्योग, यानी जो रासायनिक उर्वरक है उनको बनाने का उद्योग 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना की गई, जो क्या करता था? रासायनिक उर्वरक उद्योग, यानी रासायनिक खाद बनाने का काम करता था। अब इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट। इस हेतु 1923 में एक औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। पहली औद्योगिक नीति भारत में कब बनाई गई? 1923 में अंग्रेजों द्वारा, औद्योगिक क्षेत्र की विकास हेतु, जिसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास कर विश्व युद्ध की परिस्थितियों से लाभ प्राप्त करना। अभी ये औद्योगिक विकास, जब ये भारत वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे देशों के मध्य युद्ध चल रहा है। अब अंग्रेजों का अधिकार इसके ऊपर, अंग्रेजों का अधिकार है। जब उन देशों को तो उत्पादन का कोई, क्योंकि वो सारे देश क्या है, युद्ध में लगे हुए हैं, तो युद्ध में लगी होने के कारण भारत में अंग्रेज क्या करते थे? उत्पादन, ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे थे। अब इनकी आवश्यकता की चीजें इन देशों को सप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? नई नई इंडस्ट्रीज को भारत में स्थापित किया, ताकि वहां से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। विश्व युद्ध की परिस्थितियों से लाभ अर्जन करना। इस समय कई उद्योग स्थापित किए, लेकिन देश के विभाजन से पूर्व पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ? वज्रपात का एक आघात लगा। जब देश ऊपर की ओर उठने लगा तो उसी दौरान भारत, अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में एक ऐसा बीज बोया जो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसी के साथ साथ भारत के विभाजन, दो टुकड़ों में उसका विभाजन भी कर दिया, और इस विभाजन से हमारी देश की अर्थव्यवस्था वापस चौपट हो गई। जहाजरानी उद्योग 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से स्थापित किया गया। अंडरलाइन कर लेना, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे स्थित है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कब स्थापित किया गया? 1941 में। किस नाम से? जहाजरानी उद्योग।
कागज उद्योग में प्रथम मील, कागज बनाने की पहली जो मील है वो पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में पहला प्रयास जो असफल रहा। फिर 1879 में लखनऊ में, फिर 1881 में टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया कागज बनाने के कारखाने। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो 1858 में फोर्ट ग्लास्टर, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में प्रयास किया गया, लेकिन ये असफल प्रयास था। तो अपने को नोट्स बनाओ तब आपको क्या करना है, इसका सबके सफलतम प्रयास लिखने, कहाँ से पहला उद्योग स्थापित किया गया। असफल को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वैसे नॉर्मली आप लिख लेना, नोट कर लेना, जो याद रह जाए कि असफल प्रयास किया गया था। तो सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अगर बात करें तो 1854 में क्वासी डाबर द्वारा मुंबई में प्रथम सफल सूती मिल की, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, 1854 मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना किसके द्वारा की गई, क्वासी डाबर द्वारा 1854 में। ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल की स्थापना, ये तो सूती वस्त्र की है, अब आती है ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल जो स्थापित की गई वो कानपुर में की गई। 1876 में कानपुर में लाल इमली के नाम से ये काफी प्रारंभ की गई। ये सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों की मिलें स्थापित की गई थी। सूती वस्त्र की मिल मुंबई में और ऊनी वस्त्र की मिल कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। तो इसको ध्यान रखना है अपने को। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य, द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में प्रारंभ हुआ, 1944 तक ये युद्ध चला था। नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा कहीं भी, नहीं मिलता है। पहले भी मैं सारी दुकानों पर गिर जाके आया हूँ, खाती है वही लगाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। पावड़े का जरूर मिल जाएगा, कुल्हाड़ी का नहीं मिलता है। मैं पहले बोला हूँ उनको, दे दो पैसे, आपको घूमने दो, आप ले जाओ पैसे, जाओ, आ गए हो, कोई गलती से ले आया हो, बहुत दिन हो गए, जाके आओ। हाँ बेटा, तो अपन बात कर रहे थे कि सूती वस्त्र की जो मिल है पहला जो 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी, और ऊनी वस्त्र की मिल उत्तर प्रदेश कानपुर में 1876 में स्थापित की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के मध्य एवं बाद सरकारी संरक्षण के कारण लोह इस्पात, चीनी उद्योग, सीमेंट, कांच, साबुन, वनस्पति, इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई, जिसका विकास सीमित रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब देश आजाद हुआ, उसके बाद आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी देश आजाद होने के बाद। फिर इसमें संशोधन किया गया 1951 में, जिसका उद्देश्य क्या था, प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। अब प्रादेशिक असंतुलन क्या है, जो हमारे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के मध्य, भारत के एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य जो रोजगार से को लेकर के या गरीबी अमीरी को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर जो भेदभाव था, उसको मिटाने के लिए इसमें एक औद्योगिक नीति बनाई गई। यही कारण रहा कि अधिकतर सरकारी उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर अपने विकास को चुना। भारत ने क्या किया, अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर अपने विकास क्षेत्र को चुनने का इन्होंने प्रयास किया कि हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। सन 1950 में राष्ट्र, अब इसको अंडरलाइन कर लेना, 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई। इसके द्वारा नियोजित पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की जाने लगी भारत में। तो राष्ट्रीय योजनाएं की स्थापना कब की गई, 1950 में, जो क्यों की गई थी, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु इसका निर्माण किया गया। देश में चहुमुखी विकास संभव हुआ और हम आत्मनिर्भर बन सके, और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपने देश में बहुत ज्यादा विकास हुआ। और विकास से संबंधित अपन बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की स्थापना भी की गई। इस अध्याय में हम बात करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग, लोह इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी और इंजीनियरिंग उद्योगों का अध्ययन करेंगे। यानी इस चैप्टर में हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम लोह इस्पात उद्योग के बारे में, फिर एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी और इंजीनियरिंग उद्योगों का अध्ययन इसके अंतर्गत अपन करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं लोह इस्पात उद्योग। तो लोह इस्पात उद्योग को बड़े ध्यान से समझना है। लोह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इसको आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप एक बार कल्पना करके देखिए
क्या इस उद्योग के बिना अन्य कोई उद्योग संभव है? क्या इस उद्योग को यदि अपन बंद कर दिया जाए तो क्या अन्य उद्योग संचालित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सबका आधारभूत, इसी से क्या होता है, मशीनों का निर्माण होता है और सब में किसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। इसके उत्पादन अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसी से क्या होता है, अन्य वस्तुओं के निर्माण में, सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में ये उद्योग सहायक होता है, किसी न किसी रूप में उसका सहायक। इसी उद्योग से किसी भी देश के औद्योगिक विकास की नींव पड़ती है। इस लौह इस्पात उद्योग से ही हम किसी भी देश में लौह इस्पात उद्योग के माध्यम से अन्य उद्योग भी अगर स्थापित करेंगे तो इसकी आवश्यकता अपने को पड़ेगी। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार से लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ हुआ। तो भारत में लोहा पिघलाने, ढालते और इस्पात तैयार करने का कार्य प्राचीन काल से ही आगरिया जाति द्वारा ये कार्य किया जाता था। आगरिया जाति होती है, तो इसके द्वारा ये कार्य लोहे को पिघलाकर उसको आकार देने का काम किया जाता था। इसके द्वारा तैयार किया गया लोह इस्पात कैसा होता था, उच्च क्वालिटी का होता था, अच्छा होता था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार अगर बात करें हम, ऐतिहासिक तथ्य प्राचीन कालीन हमारे जो तथ्य, जो साक्ष्य, उन साक्ष्यों के आधार पर अपन देखें तो पश्चिमी एशिया के दमिश्क नगर में, पश्चिमी एशिया के दमिश्क नगर में तलवारें भारतीय इस्पात से बनाई जाती थी। जो पश्चिमी एशिया था वहां पर दमिश्क नगर है, उस दमिश्क नगर में जो तलवारें बनाई जाती थी वो भारत के इस्पात से ही तलवारों का निर्माण किया जाता था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लगा अशोक महान का लोह स्तंभ लगभग 1700 वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी जैसा बनाया गया था वैसा का वैसा। इसका एक इस्पात का एक अनूठा उदाहरण है कि इतना पुराना 1700 वर्ष पुराना ये लोह स्तंभ है। सदियों से ये गर्मी, सर्दी, बरसात सभी की मार झेलते हुए आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। इसमें कहीं पर भी जंग नहीं लगा है, क्योंकि उस समय में ऐसा लोहा तैयार कर सकते थे जिसमें जंग नहीं लगती हो। इससे भारत में समुन्नत लौह इस्पात निर्माण की कला के ज्ञान का बोध होता है। आधुनिक ढंग के कारखाने स्थापित हो जाने के कारण, आधुनिक ढंग के यानी वर्तमान समय में जो अपन ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग वाले जो कारखाने स्थापित किए, उनके स्थापित हो जाने के कारण भारतीय कुटीर उद्योगों को बड़ा धक्का पहुंचा। बड़े उद्योग जैसे ही स्थापित हुए तो छोटे उद्योगों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। और भारत भारत जो निर्यातक देश, भारत अन्य देशों को जो बेचने का काम करता था उससे क्या हो गया कि आयातक में कन्वर्ट हो गया। हम निर्यातक से क्या बन गए, आयातक बन गए। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1870 में हुआ था, जब बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी, इसको अंडरलाइन कर लेना, बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी ने झरिया के निकट कुल्टी, कुल्टी जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में, एक संयंत्र की स्थापना की, एक लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ये कारखाना केवल क्या करता था, ढलवा लोहे का ही उत्पादन कर पाया। ढलवा लोहा यानी किसी आकार में ढालने का काम इसके द्वारा किया जाता था। बाकी किसी प्रकार के उपकरण बनाने का काम ये लोग नहीं करते थे। ये केवल लोहे को आकार में डालते थे और आकार में डालने के बाद अन्य उपकरणों में इसको कन्वर्ट अन्य क्षेत्रों पर पहुंचाया जाता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग की आधुनिक परंपरा वास्तव में जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड में रखी गई थी। इन्होंने 1907 में यहाँ से अपने भारत में इसका महत्वपूर्ण प्रारंभ होता है। वहां पर एक 1870 में एक आयरन वर्कर्स की स्थापना की गई थी झरिया के निकट कुल्टी में। और 1907 में साकची नामक स्थान, जमशेदपुर नामक स्थान, साकची जगह का नाम है, जमशेदपुर झारखंड में आधुनिक कारखाना किस नाम से, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोलते हैं टिस्को, की स्थापना की गई। टिस्को की स्थापना किसने की, जमशेद जी टाटा द्वारा साकची नामक स्थान पर जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई। पहला ये हो गया। दूसरा है 1919 में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको अपन बोलते हैं इसको, की स्थापना की गई। ये दोनों ही इकाइयां निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। निजी क्षेत्र का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं होकर इन्होंने पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने स्वयं ने स्थापित की। जैसे जमशेद जी टाटा ने स्वयं अपने पैसों से खर्च, उसी प्रकार से इसने भी, तो दोनों इकाइयां जो थी वो निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। सन 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरिया आयरन एंड स्टील वर्कर्स की स्थापना, इसको किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर पहले बोलते थे इसको विस्को, VISCO, वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, MISCO, मिस्को। पहले विश्वेश्वरिया आयरन स्टील एंड कंपनी थी, अभी क्या हो गया, इसका नाम परिवर्तित हो गया। ये क्या करने लगे, मैसूर आयरन स्टील कंपनी के नाम से इसमें जाने लगी, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया।
विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्कर्स की स्थापना मिस्को के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई, अभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थी, सरकार द्वारा स्थापित इकाई थी। भिलाई छत्तीसगढ़ में, भिलाई पड़ती है छत्तीसगढ़ में, वहां पर सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला उड़ीसा में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से लो इस्पात इकाइयां स्थापित की गई। 1936 की अगर बात करें तो 1936 में कुल्टी और हीरापुर के दोनों कारखाने, कुल्टी और हीरापुर दो कारखाने जो थे, इन दोनों कारखानों को क्या किसमें मिला दिया गया? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो इसको थी IISCO, इसको में इसको मिला दिया गया। 1953 में बर्नपुर को भी किसमें शामिल कर दिया? इसको में। बेटा कौन ज्वाइन हुआ है अभी? अभी कौन ज्वाइन हुआ है, नाम बताना। बेटा सुनाई दे रहा अभी ज्वाइन कौन हुआ है? तो ये कौन सा टाइम है अभी तेरे ज्वाइन होने का बेटा? हाँ तो 2 बजे का टाइम होता है, 2 बजे ही ज्वाइन होना है। अब कल से मैं ना किसी को बाद में एंट्री नहीं दूंगा फिर। हाँ नेक्स्ट अपन देखते हैं। 1953 में बर्नपुर को भी इसमें शामिल कर दिया गया, किसमें? इसको में। तो इसको एक इतनी बड़ी, जिसमें कुल्टी बर्नपुर सभी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बना दी गई। इसको तीन इकाइयों, कुल्टी हीरापुर और बर्नपुर, तीनों को इसमें शामिल कर दिया गया, और तीनों से मिलाकर कौन सी इकाई बनी? इसको, इंडियन आयरन स्टील कंपनी के नाम से। चौथी पंचवर्षीय योजना, इस कारखानों की, जो अब जो कारखाने स्थापित हो गए थे अपने, अपना माइक बंद करिए, कौन है? माइक और ये कैमरा भी बंद कर दे। अशोक कैमरा बंद कर अपना। आगे पीछे वाला नहीं करना, बंद करने के लिए कहा है मैंने। अभी कौन आया है बेटा ये? हाँ अभी कौन आया है? अभी किसने ज्वाइन किया है बेटा, नाम बताना। तो बेटा टाइम से आया करो, फिक्स ही टाइम है, 2 बजे ही लगती है क्लास। चौथी पंचवर्षीय योजना में इन कारखानों के जो अभी वर्तमान में जो स्थापित हुए थे पहली, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, उन सभी कारखानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया? कारखानों की वर्तमान क्षमता का अधिक उपयोग होने लगा, और सेलम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नए 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 इस्पात संयंत्र स्थापित कर दिए गए, और नए कारखाने खोल दिए गए। सन 1978 में बोकारो इस्पात संयंत्र के पहले चरण के पूरा हो जाने पर इस इस्पात उत्पादन क्षमता में क्या हुई? अपार वृद्धि हुई, यानी बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई। सन 1974 में अगर बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की स्थापना की गई थी 1974 में, सरकार द्वारा, सरकार की नियंत्रण में, सरकार की निगरानी में इसकी स्थापना की गई। कंपनी को इस्पात उद्योग में विकास की जिम्मेदारी दी गई। इसके अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयां? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर इकाइयों को सम्मिलित कर एकीकृत इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए इन सभी को उत्तरदायी माना गया, बनाया गया। किसको बना दिया उत्तरदायी? सेल को। यानी सेल का जिम्मेदारी क्या दे दी गई? ये जितनी भी इकाइयां, इन सभी इकाइयों पर नियंत्रण स्थापित करने का काम सेल को दे दिया गया। सेल ही इन इकाइयों पर नियंत्रण रखेगी। 14 जुलाई 1976 को इसको जो था उसका स्वामित्व भी किसने, सरकार, इसको का स्वामित्व भी सरकार ने अपने हाथ में लेकर किसमें मिला दिया? उसको सेल के अंतर्गत मिला दिया गया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंदर। संदर्भित विलय का 1 अप्रैल 2005 से इसको प्रभावी बना माना गया, और सेल के अधीन एक एकीकृत संयंत्रों की संख्या कौन कितनी हो गई? 5। अब 5 कौन से? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर, ये तो थे ही पहले। तो इसके साथ साथ कौन सा और जो जिसमें से मिला दिया गया? जो इसको था उसमें जो 3 इकाइयां थी, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, तो वो भी इसमें ऑटोमेटिक क्या हो गई? शामिल हो गई। तो 2005 से ये विलय प्रभावी माना गया, और अब इसमें
उत्पादित संयंत्र जो थे उनकी संख्या हो गई 5, जो लौह इस्पात उद्योग या लौह इस्पात का उत्पादन करते थे। 2014 के अनुसार अब इसका उत्पादन कितना रहा वो देखते हैं कि 2014 के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन पहले नंबर पर, जापान दूसरे पे, यूएसए के बाद भारत चौथे नंबर पर। तो चीन, जापान और यूएसए के बाद में भारत का चौथा स्थान रहा 2014 में। 86.5 मिलियन टन उत्पादन कर चौथे स्थान पर भारत रहा। 2015 में ये कौन से नंबर पे आ गया? तीसरे पायदान पर पहुंच गया। 2014-15 में भारत में पिग आयरन का उत्पादन 9.694 मिलियन टन, इस्पात आयरन 20.38 मिलियन टन, कुल तैयार इस्पात एलोई एलोई और गैर एलोई जो 91.45 टन। ये लोहे के अलग अलग प्रकार है, जो कोई कच्चा लोहा होता है, कोई तैयार लोहा होता है, कोई जैसे उपकरणों में ढालने से पहले जो अपन बोलते हैं ना, तो उस प्रकार का अलग अलग लोहे के जो प्रकार थे। तो 91.45 मिलियन टन था। 2014-15 में भी भारत ने 9.32 मिलियन टन तैयार इस्पात का क्या किया था? अपने यहाँ पर जो उत्पादित इस्पात था वो कम पड़ रहा था, इसलिए अपने को आयात करना पड़ा। 5.59 मिलियन टन का क्या कर दिया? जो अपने काम की जो नहीं थी उसको अपन ने दूसरे देशों को निर्यात कर दिया। तो इसमें क्या किया गया? उसको भी हम इतना 91.45 टन लोहा इस्पात के रूप में अपन ने तैयार किया। 2014-15 में भारत ने 9.32 मिलियन टन तैयार इस्पात का आयात किया और 5.59 मिलियन टन का क्या कर दिया? निर्यात कर दिया। अब अपन कई बार सोचते हैं कि अपने को जब निर्यात कर रहे हैं तो अपन आयात क्यों करते हैं? तो इसमें क्या होता है, लोहे की जो क्वालिटी वो अलग अलग होती है। तो कोई निम्न क्वालिटी का जो लोहा होता है उनको बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता होती है, तो ये ऐसा लोहा हम क्या करते थे, अन्य देशों को निर्यात करते हैं। और उच्च क्वालिटी का लोहा जो होता है वो हम आयात करते हैं कई बार, कि जो कई बार जो मशीनें बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग लोहे का आयात और निर्यात भी करना पड़ता है। तो ये तो अपने लोह इस्पात उद्योग कंप्लीट हो गया है। कल अपन देखेंगे उद्योगों का स्थानीयकरण। स्थानीयकरण शब्द जो है उसको पढ़ के आना, यानी उद्योगों का स्थानीयकरण का अर्थ क्या होता है? एक ही स्थान पर उद्योगों की स्थापना हम जो करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? यहाँ पर जो उद्योग लगाते हैं उससे पहले अपने को क्या देखना होता है कि यहाँ हम उद्योग स्थापित करें तो उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, इन सभी चीजों को इसमें देखना पड़ता है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बेटा बोल सकते हो आप। हाँ बेटा बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? तो इसको कल अपने को यहाँ तक एक बार दोबारा पढ़ना और ये उद्योगों का स्थानीयकरण जो है इसको पढ़ना कल। अभी ये इसमें पूरी भारत अपनी जो लौह इस्पात इकाई है वो एक एक दी हुई है, अलग आगे पढ़ोगे तो आप जितनी इकाई है ना भारत में महत्वपूर्ण, वो सारी इकाइयों को अलग अलग दिया हुआ है, किसकी स्थापना कब हुई, कौन सी की स्थापना कब हुई। तो ये सबको पढ़ के आना है ध्यान से।